नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले क्लास में हमने बात करी थी कि एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार और प्रकार के साथ साथ एकक कोष्ठिकाओं के 7 क्रिस्टल समुदायों की। उन 7 क्रिस्टल समुदायों के अंतर्गत कुछ संख्या में जालकों का निर्माण भी होता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एकक कोष्ठिकाएं हैं वो तीनों दिशाओं में या कह सकते हैं तीनों विमाओं में कितने प्रकार के जालकों का निर्माण करती है और उन जालकों को क्या कहा जाता है और ये संख्या में कितनी होती है। आज हम थोड़ा सा इसमें बात करेंगे। तो इन जालकों को अपन कहते हैं ब्रेवेस जालक। नाम देख लीजिए, ब्रेवेस जालक। ब्रेवे यानी ब्रेवे के जालक। तो ब्रेवे एक फ्रेंच रसायनज्ञ था। उसने बताया कि जो एकक कोष्ठिकाएं होती है वो तीनों विमाओं में, तीनों दिशाओं में त्रिविमीय रूप से 14 प्रकार के ब्रेवे जालकों का निर्माण करती है या 14 प्रकार के जालक संरचनाओं का निर्माण करती है, जिन्हें कहा जाता है ब्रेवेज जालक। अब ये 14 प्रकार के जो जालक है वो किस तरीके से निर्माण होंगे, तो हमने पिछली क्लास में बात करी थी क्रिस्टल तंत्र की। तो इन क्रिस्टल तंत्र ही जो है वो विभिन्न प्रकार के जालकों का निर्माण करते हैं। तो जैसे देख लीजिए, सबसे पहला तंत्र है घनीय। तो घनीय में कितने जालक बन सकते हैं या कितने प्रकार से जालकों का निर्माण हो सकता है। तो एक तो बन सकता है सरल घनीय, एक बन सकता है अंतः केंद्रित घनीय, एक बन सकता है फलक केंद्रित घनीय। तो टोटल जालकों की संख्या कितनी आ गई? 3। तो घनीय क्रिस्टल तंत्र में ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। ऐसे ही दूसरा है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष में कितने बन सकते हैं जालक? तो 2 बन सकते हैं। एक तो बन सकता है आद्य, आद्य का मतलब सरल होता है, और एक बनता है अंतर केंद्रित। अंतर केंद्रित को आप बॉडी सेंटर्ड भी कह सकते हैं। तो संख्या में कितने हो गए? 2। यानी द्विसमलंबाक्ष अगर क्रिस्टल तंत्र है तो उसमें जालकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ऐसे ही विषम लंबाक्ष है। तो विषम लंबाक्ष में कितने प्रकार की संभव जालकों की संख्या बन सकती है? तो एक तो बन सकता है सरल विषम लंबाक्ष, एक बन सकता है काय केंद्रित विषम लंबाक्ष, एक बन सकता है देखो फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित, एक बन सकता है इसी का मतलब अंतर केंद्रित। तो टोटल संख्या में कितने जालक हो गए? 4 जालक जो है वो विषम लंबाक्ष क्रिस्टल तंत्र में बनाए जा सकते हैं। पांचवा है षटकोणीय। षटकोणीय में केवल एक आद्य यानी सरल जो है जालक का निर्माण होगा। संख्या में कितना है? 1। ऐसे ही त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय है, उसमें भी केवल एक ही संभव जालक है, वो है आद्य या सरल प्रकार का। तो संख्या में कितने हो गए? 1। ऐसे एकंताक्ष में 2 प्रकार के जालक संरचना का निर्माण हो सकता है। एक तो है आद्य या सरल, एक है ईसी। ईसी का मतलब क्या है? अंत्य केंद्रित यानी एंड सेंटर, जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था। और अंतिम क्रिस्टल समुदाय है त्रिसमन्ताक्ष। तो त्रिसमन्ताक्ष के अंदर एक ही जो है क्रिस्टल जालक संरचना का निर्माण हो सकता है, वो है आद्य, जिसे सरल भी कर सकते हैं। संख्या में कितना है? 1। अब मैंने बताया आपको टोटल कितने होंगे? 14 होंगे। तो आपसे पूछे टोटल ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर आना चाहिए 14 ब्रेवेज जालक होते हैं। अब आपसे अगर यदि एग्जाम में पूछ ले कि घनीय में कितने ब्रेवेज जालक बनते हैं, तो आपका उत्तर आना चाहिए 3 बनते हैं। तीनों का नाम भी आपको याद होना चाहिए, आद्य, अंतर केंद्रित और फलक केंद्रित। ठीक है, तो ये सारणी आपको याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना। इस टॉपिक के आधार पर एग्जाम के अंदर, चाहे से बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे से कोई कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक में से आता है। तो ध्यान से देखिए इस टॉपिक को कि जो एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना किस प्रकार करते हैं। तो हमने कुल मिलाकर 4 प्रकार की एकक कोष्ठिका पढ़ी है। सरल, दूसरी है काय केंद्रित, तीसरी है फलक केंद्रित
और चौथी है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो सबसे पहले बात करते हैं सरल, इसे आधे कह सकते हैं आप, सरल घनीय एकक कोशिका या सरल एकक कोशिका। सरल घनीय एकक कोशिका में अगर बात करें तो पहले मैंने आपको बताया है कि सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण जो है वो कहां विद्यमान होंगे, कोनों के ऊपर। तो गणना में ध्यान से देखना है, ये लगा दिया मैंने कोनों के ऊपर, एक अवयवी कण को आपको एक कोने पर दिखाया है। इस कोने पर आप देखिए ध्यान से, ये जो अवयवी कण है ये इस कोने का कितना भाग घेर रहा है, सिर्फ इतना ही भाग कवर कर रहा है। आप सबको दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतना ही भाग कवर कर रहा है। यानी ये जो अवयवी कण है वो यदि पूरे क्रिस्टल जालक की बात करें तो पूरे क्रिस्टल जालक में इस एकक कोशिका की तरह और भी एकक कोशिका होगी, तो अन्य 8 एकक कोशिका के ऊपर भी ये अवयवी कण जो है वो विद्यमान रहता है। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोने पर जो अवयवी कण होता है वो क्रिस्टल जालक में 8 इस प्रकार की 8 एकक कोशिका के प्रत्येक 8 एकक कोशिका के कोनों पर जो है आश्रित होता है। तो इसका मतलब कि ये जो अवयवी कण है ये यहां पर इस एकक कोशिका पर कितना भाग घेर रहा है, यदि इसका संपूर्ण भाग 8 एकक कोशिका के संपर्क में है तो केवल एक एकक कोशिका का कितना भाग घेर रहा है, तो आप कहेंगे 1/8, 1/8 घेर रहा है। अब यदि संपूर्ण कोने की संख्या की बात करें किसी एक कोशिका में तो यहां पर आप 1 2 3 4 5 8 होती है, तो 1/8 इंटू 8 कितने हो गए, 1 कण हो गया। तो सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और इस 1 का विवरण याद रखना है, 1/8 गुणा 8, क्योंकि 1/8 भाग ही अवयवी कण जो है वो प्रत्येक एकक कोशिका के कोनों पर जो है संपर्क में रहता है। दूसरी बात करें फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका को आप सरल रूप लिख सकते हैं FCC। ठीक है, इसका डायग्राम बना के देखते हैं किस प्रकार ये समझ में आ जाएगा। कोनों पर तो है, यानी फलक केंद्र में क्या है, कोनों पर है, यानी मैं इस फलक की बात करें कोनों पर तो है और फलक के केंद्र पर। अब फलक के केंद्र पर जो अवयवी कण होता है, एक की बात करें अपन, इस फलक की बात कर रहे हैं, तो ये जो अवयवी कण है वो 2 अन्य एकक कोशिका के साथ में भी अपना स्थान जो है साझा करता है। यदि संपूर्ण क्रिस्टल जालक की बात करें तो फलक के केंद्र पर विद्यमान जो अवयवी कण है वो 2 अन्य, इसको ऐसे दिखा सकता हूं मैं, देखिए आपको दिखाई देगा, 2 अन्य एकक कोशिका के फलक पर भी विद्यमान है। 2 अन्य एकक कोशिका के फलक पर विद्यमान है, तो आप कहेंगे कि इसका आधा भाग तो इस एकक कोशिका के फलक पर है और इसका आधा भाग इस एकक कोशिका के फलक पर है। इसे दिखाने के लिए आप ये देख सकते हैं, चूंकि अपने पास में बोर्ड केवल द्विविमीय होता है, तो त्रिविम रूप से देखने के लिए आप देखेंगे ये अवयवी कण यहां पर है, तो आप देखेंगे ये अवयवी कण जो है वो इस फलक के ऊपर भी है, और यहां आप देखेंगे आपको दिखाई देगा ये अवयवी कण जो इस फलक के ऊपर भी है। देखिए एक फलक ये रहा और एक फलक ये रहा, तो अपन कह सकते हैं कि आधा भाग इसका इस फलक पर है और आधा भाग इसका इस फलक पर है। तो ऐसे ही इस भाग इसको आप त्रिविम रूप से देखेंगे तो इस फलक केंद्रित जो अवयवी कण है उसका आधा भाग तो एक अन्य एकक कोशिका के फलक पर है और आधा भाग जो है वो इस एकक कोशिका के फलक पर है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका कितना भाग जो है काम में आ रहा है, अवयवी कण का आधा भाग काम आ रहा है। और किसी एकक कोशिका में कितने फलक होते हैं वो मैंने बताया आपको, कितने फलक होते हैं 6, तो कितने अवयवी कण होंगे, 3 अवयवी कण होंगे। ये तो सिर्फ कहां पर है, फलक पर है, FC पर है, केवल फलक केंद्रित पर, जबकि
फलक केंद्रित में कोनों की संख्या भी क्या होती है, साथ में जोड़ी जाती है। तो कोनों पर ध्यान रखिए, कोनों पर क्या होगा 1/8 × 8 जो हमने पहले निकाल लिया। तो कुल कितने हो गए, कुल कितने हो गए 4 जो अवविकर्ण जो है फलक केंद्रित घनीय संरचना में पाए जाते हैं, जिसमें फलक के केंद्र पर तो केवल 1/2 × 6 = 3, और उसमें आपको पहले बताया था कि फलक केंद्रित में कोनों पर तो है ही, उसके अलावा फलक के केंद्र पर है। तो कोनों पर कितने हो गए 1/8 × 8 = 1, तो टोटल कितने हो गए 4 कण हो गए। ओके, तीसरा है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तीसरा है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। काय केंद्रित घनीय को आप देखेंगे तो अगर बनाए तो काय केंद्र में क्या अवविकर्ण कहां विद्यमान है, कोनों पर तो है ही, ये मैंने पहले बता दिया, और किसी भी काय के केंद्र पर। अब आप काय केंद्र का मतलब कोई भी तंत्र है उसका केंद्र तो एक ही होता है, चाहे से आप अपना शरीर ले लीजिए, चाहे से क्लासरूम ले लीजिए, या कोई भी जो है उसका केंद्र क्या होगा, सिर्फ एक होगा। तो यहां भी जो इस घन का इस एकक कोष्टिका का केंद्र क्या है, एक है। तो काय के केंद्र पर कितने हो गए, काय के केंद्र पर कितने हो गए 1 कण हो गया, और साथ साथ में कोनों पर कितने हो गए, कोनों पर वही 1/8 × 8 = 1, कुल कितने हो गए, तो हो गए संख्या में कितने हो गए 2 कण पाए जाते हैं। तो इसका मतलब काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कणों की संख्या या अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फोर्थ अपना है एंड सेंटर्ड, या कह सकते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, इसे आप क्या कह सकते हैं ECC भी कह सकते हैं। तो इसे मैं आपको ऊपर समझा रहा हूं, ऊपर देखिए आप अंतः केंद्रित को। अंतः केंद्रित का आपको बताया था कि घन के क्या है, कोनों पर अवयवी कण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। घन के कोनों पर तो अवयवी कण है ही, उसके अलावा 2 विपरीत फलक, तो आप देख लीजिए 2 विपरीत फलक आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 विपरीत फलकों के मध्य में, तो 2 विपरीत फलक के मध्य में मान लीजिए कहीं भी हमने ले लिया, तो आपको दिख रहे हैं कि ये जो अवयवी कण है इसका आधा भाग क्या होगा, इस फलक पर होगा, क्योंकि 2 विपरीत फलक की बात कर रहे हैं, और आधा भाग किस फलक पे होगा, सामने वाले फलक पर होगा। तो इसका मतलब अंतः केंद्रित में क्या है, एक समय में केवल 2 ही विपरीत फलकों की बात होती है, और इन विपरीत फलकों के ऊपर यदि कोई कण विद्यमान है तो वो कण जो है वो आधा भाग एक फलक के ऊपर और आधा भाग एक फलक के ऊपर होता है। तो इसका विवरण क्या हो गया, आधा भाग घेरता है कण, और कितने फलक की बात होती है एक समय में, 2 ही फलक की बात होती है, कि 2 विपरीत फलक का विवरण अपने पास में है। तो संख्या कितनी होगी 1 कण, और इसमें यदि कोने का जोड़ देंगे तो कोने वाला कितना है 1/8 × 8 = कितना 1 कण। टोटल कितने हो गए 2 कण हो गए, टोटल हो गए आपके पास में 2 कण। तो ECC में कितने हो गए 2 कण। तो देख लीजिए सरल घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इसका विवरण ध्यान में रखना है, क्योंकि विवरण अगर ध्यान में रहेगा तो कई प्रकार के जो अंकीय प्रश्न होंगे वो सारे आपसे होंगे। 1/8 × 8 बराबर कितने कण होंगे 1 कण। ऐसे फलक केंद्रित घनीय यानी FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी है, तो फलक का ध्यान रखना है 1/2 × 6 = 3, और कोनों पर 1/8 × 8 बराबर 1। तो टोटल संख्या में कितने हो गए 4 कण इसमें हो जाएंगे। ऐसे ही तीसरा है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो काय के केंद्र पर कितना, हमेशा बॉडी का सेंटर एक ही होता है, तो 1 कण। कॉर्नर उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो 1/8 = 1, तो कुल कितने हो गए 2 कण। और अंतिम है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, जैसे ECC भी कह सकते हैं। तो 1/2 × 2 बराबर 1, और 1/8 × 1 बराबर 2 कण। तो ये सारा मामला जो है
वो आपको कणों की संख्या तो कम से कम कंठस्थ याद होना चाहिए और इनका विवरण कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रश्न आता है तो आप डायग्राम थोड़ी बनाएंगे वहां पर, आपको ये जो कणों की संख्या जो है वो एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए और इनका जो विवरण है वो आपको कंठस्थ होना चाहिए। अपन देखेंगे एक प्रश्न कर तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ध्यान से देखिए प्रश्न को। एक घनीय यौगिक दो तत्वों A एवं B से बना है। A तत्व घन के कोनों पर एवं B तत्व घन के फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? सबसे पहले प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रश्न आपने समझ लिया है तो उत्तर जो आपके दिमाग में अपने आप ही जो है आ जाएगा। देखिए एक घनीय यौगिक दो तत्वों से बना है। दो तत्व ये कौन से हैं? ध्यान दीजिए विद्यार्थी, ये तत्व है A और B है। देखिए A तत्व कहां है? A तत्व घन के कोनों पर है, तो हमने लिख दिया A तत्व जो है वो A है जो है वो घन के कोनों पर है। B तत्व कहां है? B तत्व जो है वो घन के फलकों के केंद्र पर विद्यमान है। घन के फलकों के केंद्र पर है। ओके, और अगले में पूछा है कि यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। तो आप गणना को मैंने आपको समझाया था, अगर कोई जो तत्व है वो घन के कोनों पर है तो उस तत्व की संख्या क्या होगी? तो घन के कोनों पर क्या होते हैं? सरल में, सरल घनीय की बात में है तो घन के कोनों पर उसकी संख्या कितनी होगी? 1/8 गुणा 8 बराबर 1, यानी A की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। B जो है वो घन के फलकों के केंद्र पर है। अब फलक के केंद्र की हमने जो है गणना में फलक के केंद्र की जो है विवरण लिखा था, वो आपको अगर याद होगा तो 1/2 गुणा 6 बराबर कितने कण हैं? 3 होंगे। यानी A की संख्या कितनी होगी? 1 होगी और B की संख्या कितनी होगी? 3 हो गई। इन दोनों का अनुपात लिखते हैं, यानी A अनुपात B क्या आया? 1/3, यानी कि जो अणुसूत्र है वो क्या हो गया? A तो 1 हो गया और B क्या हो गया? 3। इसे आप लिख सकते हैं A1B3, जैसे AB3 आपका सही उत्तर होगा। देखिए प्रश्न संख्या 2। एक घनीय यौगिक दो तत्वों P एवं Q से बना है। P तत्व घन के कोनों पर है और Q तत्व घन के काय के केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? प्रश्नों को आपने सही ढंग से देख लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि P तत्व जो है वो तो घन के कोनों पर है, यानी P और Q तत्व है। P तत्व कहां है? घन के कोनों पर। और Q तत्व कहां? देखिए काय के केंद्र पर, काय के केंद्र पर उपस्थित है। तो तुरंत ही आपको संख्या से पता चल जाएगा, अगर P तत्व घन के कोनों पर है तो उसकी संख्या कितनी हो जाइए? 1/8 गुणा 8 बराबर 1। और काय के केंद्र पर मैंने बता दिया, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी तंत्र हो, एक कोष्टिका हो, क्रिस्टल जालक हो, उसका काय यानी उस तंत्र का केंद्र क्या होता है? एक ही होता है। मध्य का केंद्र क्या होता है? एक ही होता है। तो देखिए अनुपात क्या आ गया? P और Q का अनुपात क्या आ गया? 1/1। तो अणुसूत्र क्या हो गया बाल छात्राओं? PQ हो गया। क्या हो गया? PQ। तो इसका आंसर क्या आ गया? PQ। तो तीसरा प्रश्न देखिए, एक घनीय यौगिक दो तत्वों M एवं N से बना है। M तत्व घन के कोनों पर एवं N तत्व घन के दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित हैं। यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? तो M तत्व घन के कोनों पर है और N तत्व जो है वो घन के दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? वो देखिए M और N दो अभिकर्ण है। M कहां है? घन के कोनों पर। और N कहां है? वो है दो विपरीत फलकों के केंद्र पर। तो M घन के कोनों पर है तो कितना हो गया? 1/8 गुणा 8 यानी 1 हो गया।
दो विपरीत फलकों के केंद्र पर आप देखेंगे तो अंतः केंद्रित में आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है दो विपरीत फलकों के केंद्र का विवरण क्या है, हाफ गुणा 2 इज इक्वल टू 1। तो m अनुपात n कितना आया, 1:1, यानी अनुसूत्र क्या आया, m n अनुसूत्र आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपकी जो पाठ्य सामग्री है, आपके पास जो बुक है उसके अंदर ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप उनका इस तरीके से अभ्यास करेंगे और वापस इसे अपनी किताब से, अपनी बुक से रिवाइज करेंगे और अभ्यास निरंतर करते रहेंगे। धन्यवाद।